उषा। प्रात नभ था बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ, राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। कवि शमशेर बहादुर सिंह प्रातःकालीन जो आकाश है उस दृश्य को देखकर उसकी व्याख्या करते हैं कि जब पूर्व दिशा में सुबह जो प्रातः का नभ होता है वो कैसा होता है। सबसे पहले सुबह का नहीं, सबसे पहले जब भोर होती है ना, हल्का धुंधल का होता है, उस समय जो सबसे पहले पूर्व दिशा में जो आकाश दिखाई देता है उसका रंग नीला होता है। और कैसा नीला रंग? शंख जैसा नीला रंग होता है। और ये कौन सा है? भोर का नभ। भोर का अभिप्राय कि सूर्योदय होने से पहले का थोड़े से पहला समय, जिसमें कि न तो रात्रि समाप्त हुई है न पूर्णतः सुबह हुई है, उसके बीच का जो समय है वो भोर का समय है। और उसमें जो आकाश दिखाई देता है वह शंख जैसे नीले रंग का होता है। ये कवि की देखिए सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति है, हम पहचान नहीं सकते। हमें तो देख रहे हैं वो सूर्योदय हो गया, अगर देख भी रहे हैं तो हाँ वो तो सूरज निकल रहा है और ये हो गया, सूरज निकल गया। लेकिन उसने अपनी सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति से देखा है कि नीला रंग भी है तो कैसा है। सबसे पहले जब सूर्योदय होता है तो एक शंख जैसा नीला रंग पूर्व दिशा में आकाश में आसमान में उभरता है। और वह नीला रंग कैसा है? शंख जैसा। और एक तुलना की है और एक बिंब का उन्होंने सृष्टि की है। राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। और ग्रामीण संस्कृति में सुबह सुबह अपने तो गोबर से लीपते हैं चूल्हे को, लेकिन वो जिस संस्कृति में रहते हैं वहाँ पे राख से चूल्हे को लीपते हैं सुबह सुबह। तो राख से लिपा हुआ चौका जैसे दिखाई देता है वैसे सूर्योदय की दृश्य दिखाई देता है पूर्व दिशा में। यानी हल्के सलेटी आसमानी रंग का वो दृश्य दिखाई देता है। और जैसे चूल्हा लीपने के तुरंत बाद थोड़ा सा गीला दिखाई देता है, वैसे ही पूर्व दिशा के आकाश में हल्की नमी रहती है। और ऐसे लगता है कि वो नमी कैसी है कि जैसे सुबह सुबह जो ग्रामीण महिलाएं अपने चूल्हे को राख से लीपती है वैसा ही दृश्य, वैसा ही रंग का दृश्य पूर्व दिशा में आकाश का दिखाई देता है। रात का तो रंग काला होता है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। राख का रंग काला नहीं होता बंधुवर। राख का काला रंग तो ये है, राख का रंग ऐसा थोड़ी है। तो कोयले का रंग काला होता है, राख का थोड़ा सा है ना, जिसको हम ग्रे कलर कहते हैं ना, वो नीले जैसा होता है। अगर गहरा नीला रंग है उसमें थोड़ा सा सफेद रंग भर देना तो वो वैसा ही ग्रे रंग का। कवि है ना, ये ग्रे और वो समझता नहीं है। कवि को सीधे साधे रंगों की पहचान है। साधारण ग्रामीण तरीके से कविता लिख रहा है, उसको अपने जो रंगों का विभाजन है ना, विज्ञर होता है क्या, उसको इतना पता नहीं, इंडिगो नहीं बताएगा वो आपको। ये उसकी एक तरीका है कहने का। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। और उसके पश्चात जैसे सूर्य थोड़ा सा और ऊपर आता है तो आकाश ऐसे लगता है कि जैसे काली कोई सिल हो, शिला हो, सिलबट्टी हो। और उसके ऊपर सूर्य की किरणें जो भीतर से निकलती है पूर्व दिशा से, क्षितिज से किरणें निकलती है, वो किरणें ऐसे लगती है कि किसी ने उस काली शिला पे केसर को मल दिया हो, केसर को घिस दिया हो। और ऐसे धुली हुई केसरिया रंग आकाश का दिखाई देता है। पृष्ठभूमि में तो काली शिला जैसा रंग और उसके ऊपर सूर्य की किरणों की जो लालिमा है, उसकी जो अरुणाई है, उसके केसर जैसा रंग। और बिंब क्या बना है कि जैसे किसी शिला पे किसी ने केसर घिसी हो, रगड़ी हो, मली हो। ऐसा दृश्य आकाश में दिखाई देने लगता है पूर्व दिशा में।
तो पहले तो क्या दिखाई दिया, भोर का नभ में राख से लिपे हुए चौके जैसा और भोर के नीले शंख जैसा दिखाई दिया, और उसके पश्चात लाल केसर जैसा रंग दिखाई दिया, और उसके पश्चात स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, और उसके पश्चात फिर थोड़ा सा सूर्य बाहर आता है, तो ऐसे लगता है कि आकाश का रंग सलेटी हो गया है, सलेटी रंग का हो गया है, और उस सलेटी काले से थोड़ा धुंधला कलर होता है, वो सलेटी होता है, और उस सलेटी रंग के आकाश पे समझ लो कि वो सलेटी रंग की कोई सलेट है, और उसके ऊपर कोई लाल खड़िया मिट्टी की जो चाक होती है, लाल रंग की चाक को किसी ने मल दिया है। तो अरुणिमा का दृश्य दिखाई देने लगता है, यानी केसरिया रंग से फिर आकाश का रंग कैसा हो जाता है, लाल रंग का हो जाता है, और ऐसे लगता है कि किसी स्लेट पर किसी बच्चे ने लाल रंग की चौक घिस दी हो। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, और फिर ऐसे इसके पश्चात आकाश का रंग नीले तालाब जैसा नीला रंग होता है, उस जैसा नीला रंग आकाश का हो जाता है, और उसमें जब सूर्य की जो आभापूर्ण किरणें निकलती है तो ऐसे लगता है कि नीला कोई जल है, और इस नीले जल में कोई गौर वर्ण का व्यक्ति या गौर वर्ण की कोई सुंदरी स्नान कर रही है, और उसकी गोरी जो देह है उसमें स्नान करते हुए वो थोड़ी पानी के बाहर झिलमिला रही है, सुंदर दिखाई दे रही है। ऐसा आकाश का दृश्य हो जाता है, और जादू टूटता है, इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। और इस तरह से ये सलेटी, ये केसरिया, ये लाल, ये सफेद, ये इस तरह से जो पल प्रतिपल सूर्योदय का जो दृश्य है वो परिवर्तित हो रहा है, और वो परिवर्तित दृश्य ऐसे लगता है कि जैसे कोई जादू का संचार हो गया है। ईश्वर रूपी जादूगर ने कोई पूर्व दिशा में सूर्योदय के समय जैसे कोई जादू को हमारे सामने प्रस्तुत किया है, और उस जादू से हम सब सम्मोहित हो गए हैं। और लेकिन जादू तो एक समय का होता है, उसके पश्चात जादू समाप्त हो जाता है। और फिर जादू समाप्त कब होता है सूर्योदय का, जब पूरी तरह उषा हो जाती है, यानी पूरी तरह सूर्योदय अपने पूरे प्रखरता से जब सूर्य की किरणें बाहर निकल आती है, तो फिर वो सूर्योदय का जादू टूट जाता है। और जब जादू टूट जाता है तो फिर प्रातःकाल हो जाता है। इस तरह से कवि ने अपनी सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति के माध्यम से सूर्योदय के समय से पहले के समय को, सूर्योदय से पहले का समय जो घोर का समय है, उस समय को विभिन्न बिंबों के माध्यम से हमारे समक्ष एक जादू की तरह प्रस्तुत किया है। और कोई जादू की सीमा होती है, और सूर्योदय होने के पश्चात कवि कहता है कि वो जादू टूट जाता है। बहुत शानदार, इसे कहते हैं सृष्टा, दृष्टा नहीं सृष्टा, जिसने कुछ ही क्षणों का 2-4 मिनट का ये सारा फिनोमिना होगा, ये सारा परिदृश्य क्या होता है, 2-4 मिनट का होता है। उस 2-4 मिनट के परिदृश्य को उसने अपने सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति से ऐसे साकार कर दिया है कि जैसे कोई जादू हमारी आंखों के सामने प्रस्तुत हो रहा है, और हम आनंदित हो जाते हैं। लेकिन वो सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति जैसे कवि की है ना, वैसे हमारी दृष्टि भी तो वैसी होनी चाहिए, तभी वो जादू हमारी आंखों के सामने साकार हो पाएगा। हर एक व्यक्ति के तो होता नहीं है ना, दृष्टा के तो होता नहीं है, जो थोड़ी बहुत सृष्टि में जिसका भरोसा होता है उसी का होता है।